हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज की प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया आपके पास ज्ञान, ऑप्शन बी दिया है प्रज्ञता यानी बुद्धिमता, ऑप्शन सी दिया है पास बैठना और ऑप्शन डी दिया है सर स्वर पाठ यानी पठन। तो उपनिषद के बारे में बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है आपका कि पास बैठना। क्या? पास बैठना। उप मतलब और निषद मतलब बैठना यानी पास बैठना। उपनिषद गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना यानी पास बैठना उपनिषद है, उपनिषद कहलाता है। ठीक है। और अगर से उपनिषद की बात करें तो कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद बताए गए हैं। 108 उपनिषद बताए गए हैं। ये भी किस प्रकार हैं तो यहाँ आपके 4 + 2 + 102। और 4 की बात करें तो ये गद्य में है। किस में है? ये 4 उपनिषद गद्य में है और 2 गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। और 102 उपनिषद है सिर्फ पद्य में है, सिर्फ पद्य में है। अगर से पूछे कि 4 उपनिषद गद्य में है जो कौन कौन से हैं तो है आपके एक है इस उपनिषद। कौन सा? इस उपनिषद। इस और एक है आपका कठ उपनिषद। एक है आपका श्वेताश्वर। क्या? श्वेताश्वर उपनिषद। इस उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और एक है मैत्रेयी उपनिषद। क्या है? मैत्रेयी उपनिषद। और अगर से गद्य एवं पद्य जो कि 2 उपनिषद जो है हमारे वो गद्य एवं पद्य में है। ये कौन कौन से हैं? तो ये आपका एक प्रश्न उपनिषद। कौन सा? प्रश्न उपनिषद। और एक है आपका केन उपनिषद। ये दोनों क्या है? ये दोनों पद्य एवं गद्य दोनों में है। पद्य एवं गद्य दोनों में है। और ये चार आपके सिर्फ गद्य में। कौन कौन से? इस, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रेयी ये आपके गद्य में है। और प्रश्न और केन की बात करें तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। और 102 जो उपनिषद है वो ये सिर्फ पद्य में है। अगर से सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें, सबसे बड़ा उपनिषद क्या है आपका? बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा की बात करें तो यह क्या है? मांडूकोपनिषद। मांडूकोपनिषद ये है आपका सबसे छोटा उपनिषद। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा था हमारा हो गया पास बैठना यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी दिया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी दिया है कुमारगुप्त तृतीय। तो गुप्त वंश की बात करें, अगर हम गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश को क्या कहते हैं? भारतीय काल का स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है किसको? गुप्त वंश को। तो इतिहास का स्वर्णकाल किसको? गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर से गुप्त वंश की बात करें कब से कब तक था तो यह 319 AD से आपका था 540 AD तक यानी 540 ईस्वी तक। ठीक है। अगर से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो ये थे आपके श्रीगुप्त। पूछे चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। क्या? वास्तविक संस्थापक पूछे कौन है गुप्त वंश के तो वो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। और समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त बहुत कैसे हैं? इन्हें क्या कहा था? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। क्या? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
और गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक थे आपके कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगर पूछे गुप्त वंश में कितने कुल शासक हुए थे, कुल टोटल 24 शासक हुए थे। कितने? 24 शासक टोटल हुए थे, 24 शासक टोटल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी सदन होता है, एक अस्थायी सदन होता है। कौन सा? अस्थायी सदन। अगर से स्थायी सदन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा? स्थायी सदन मतलब क्या होता है? जो विघटित न हो सके, जो विघटित न हो सके उसे स्थायी सदन कहते हैं, और जो विघटित हो जाए उसे अस्थायी सदन कहते हैं। और स्थायी सदन में क्या क्या आते हैं? तो आपका आता है राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। और अस्थायी सदन की बात करें आपका लोकसभा और विधानसभा। कौन सा? विधानसभा। ठीक है। तो और अगर से विधान परिषद के बारे में पूछे कि कितने राज्य में विधान परिषद है, तो कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं? वो है आपका, एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार है, प्लस बिहार है, प्लस महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद है आपका तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और कौन से है? 2, एक है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और एक है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में आपके विधान परिषद हैं। क्या है? विधान परिषद। क्वेश्चन पूछा है कि संसद में, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम। तो कौन कौन से हैं? वह है आपका लोकसभा और विधानसभा। तो ऑप्शन डी में दिया है लोकसभा और विधानसभा। तो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटों के भीतर निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है 6 घंटे, ऑप्शन बी दिया है 8 घंटे, ऑप्शन सी दिया है 10 घंटे, और ऑप्शन डी दिया है 12 घंटे। तो कितने घंटों के भीतर निकाल लेना चाहिए? 6 घंटों के भीतर निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन हमारा सही होता है। अगर से नेत्रदान में पूछे, अगर से नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग मतलब दान किया जाता है, तो वो कौन सा भाग किया जाता है? नेत्रदान में कार्निया, नेत्र का जो है कार्निया भाग जो है वो नेत्रदान मतलब दान किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए दिया आपका जल अपघटन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी दिया है ओजोन अपघटन। तो बात करें वनस्पति और से तेल या डालडा बनाने मतलब वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो आपकी है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? अगर से पीएच मान की बात करें तो अगर से पूछे पीएच स्केल, पहले पीएच स्केल किसने दिया? पीएच स्केल किसने दिया था? किसने दिया था? सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल दिया। और पीएच स्केल की बात करें ये होता है आपका 0 से 7 और 7 से 14। अगर से 0 से 7 के बीच में बात करें तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है आपका, अम्लीय होता है। और 7 से 14 के बीच में बात करें तो ये क्या होता है आपका? क्षारी। और 7 में बात करें तो 7 क्या होता है आपका? उदासीन। ठीक है। तो 0 किसकी मतलब पीएच मान किसका है? तो यह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान पूछा कितना होता है? वो 0 होता है। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है आपका 14।
और पूछा है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है फुटबॉल, ऑप्शन बी दिया है रग्बी, ऑप्शन सी दिया है तैराकी, ऑप्शन डी दिया है क्रिकेट। तो डॉल्फिन किक की बात करें तो किससे संबंधित है, आपके तैराकी से संबंधित है। और तैराकी से पूछे और कौन कौन से शब्द संबंधित हैं तैराकी से, जैसे बटरफ्लाई, 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 और कौन से हैं तो आपके स्ट्रोक, स्ट्रोक ये किससे है, तैराकी से। और कौन सा है, फ्रंट क्रॉस है, फ्रंट कॉल है, फ्रंट फ्रंट कॉल, ये किससे संबंधित है, आपके तैराकी से संबंधित है। फुटबॉल से पूछे तो फुटबॉल से है जैसे पेनाल्टी हो गया, पेनाल्टी, ये शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल से। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में होता है जैसे गुगली हो गई, हैट्रिक हो गया, गुगली हो गई, हैट्रिक हो गया, कौन सा, हैट्रिक हो गया, ये सब शब्द किससे संबंधित है, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया फिजिक्स का, चलिए इसे हम देखते हैं। पूछा गया धारा, तो इसके लिए हम एक सूत्र है जैसे V = IR, V = IR। यहाँ पर V क्या है आपका, V है आपका वोल्ट, R क्या है, I क्या है, I है आपका धारा, और R क्या है, ये है आपका प्रतिरोध। तो I पूछा है यानी धारा पूछा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, V = R यानी वोल्ट बाई प्रतिरोध। आपका दिया है कितना दिया है, 110 वोल्ट, V का मान दिया है 110 और R का मान दिया है 440। ठीक है, यहाँ गया 1/4 यानी 0.25 धारा है, तो इसका मतलब एम्पियर हो जाएगा, मात्रा क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, 0.25 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है संत कबीर नगर में, ऑप्शन बी दिया है कुंडा में, ऑप्शन सी दिया है उन्नाव में, ऑप्शन डी दिया है फैजाबाद में। बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, आपका संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। अगर से हम और पश्चिम बिहार की बात करें, जैसे पूछ लिया नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, कौन सा, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, सांडा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, सांडा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। अगर नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये आपके उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर, उन्नाव में। उन्नाव में कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। समसपुर की बात करें तो यह है आपके रायबरेली में, रायबरेली में कौन सा, समसपुर पश्चिम बिहार। अगर से लाख बहोसी की बात करते हैं आपके कन्नौज में कौन सा, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। और सांडा है आपका हरदोई में सांडा पश्चिम बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। मतलब यूपी का पूछा है, यूपी का जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए दिया है गाजियाबाद, ऑप्शन बी दिया है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी दिया है श्रावस्ती, ऑप्शन डी दिया है कानपुर। तो महिला साक्षरता दर पूछा है, मतलब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। और महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं आपका कानपुर नगर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से यूपी में मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछता तो वहाँ पर हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। मतलब टोटल साक्षरता दर समझ लीजिए, टोटल साक्षरता दर किसकी है, मतलब सर्वाधिक है तो गौतम बुद्ध नगर की है। अब महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका कानपुर नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने
वाले किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत है। ऑप्शन ए दिया आपका एयर इंडिया 1, ऑप्शन बी दिया है एयरफोर्स 1, ऑप्शन सी दिया फ्लाइट 101 और ऑप्शन डी दिया है कोड ईगल। ऑप्शन डी दिया है कोड ईगल। तो भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने के लिए किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत क्या है, तो वो कौन सा है, एयर इंडिया 1 है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया अर्जेंटीना, ऑप्शन सी दिया है भारत, ऑप्शन डी दिया है पेरू। तो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील है। अब पूछे अगर से किस महाद्वीप में आता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब पूछे ब्राज़ील में कपास के बागान को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं क्या, फजेंडा। कपास के कॉफ़ी के, विश्व का सबसे बड़ा कपास है, कपास नहीं, काफ़ी है क्वेश्चन। कॉफ़ी उत्पाद, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो था आपका ब्राज़ील। ये ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब पूछे ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा। अब विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी मतलब बंदरगाह कौन सा है, तो ये कौन सा है, सेंटोस बंदरगाह। अब पूछे भारत में मतलब कॉफ़ी बंदरगाह को क्या कहते हैं, कौन सा है, न्यू मैंगलोर। भारत में कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर कौन सा है, मतलब भारत में कॉफ़ी बंदरगाह है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया रेशम उत्पादक, ऑप्शन बी दिया आर्द्रता संवर्धन, ऑप्शन सी दिया है जल संवर्धन, ऑप्शन डी दिया है अंतराल फसलन। तो मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है मेघालय। ऑप्शन डी दिया है मेघालय। तो कौन सा है आपका लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है, तो ये आपका केरल का अधिक है। कितना है, 1084। कितने पे, 1000 पे। 1000 पुरुष पे 1084 महिला हैं। अगर पूछे किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो है आपका हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। ये कितना है, 877। 1000 पुरुष पे 877 महिला हैं। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, इसके उत्तर प्रदेश में मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका जौनपुर। कौन सा है, जौनपुर। यूपी में सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपका जौनपुर। और कितना है, 1018। कितने पे, 1000 पे। ठीक है, और इस यूपी में सबसे कम मतलब ये अधिक मतलब सर्वाधिक था, ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो है आपका गौतम बुद्ध नगर। कितना है ये, 851। कितने पे, 1000 पे। ठीक है, अगर से सिर्फ यूपी का पूछ लें, यूपी का लिंगानुपात कितना है, यूपी का लिंगानुपात कितना है, ये यूपी के जिलों का था। मतलब यूपी में सबसे अधिक जिला और सबसे कम जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। और यूपी का लिंगानुपात पूछ ले कितना है, ये 912 है। कितने पे, 1000 पे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका देवप्रयाग, ऑप्शन बी दिया है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी दिया है कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी दिया है सोनप्रयाग। अगर हम पंचप्रयाग की बात करें तो चलिए देख लेते हैं पंचप्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग है, कौन सा, विष्णु प्रयाग, नंद
प्रयाग, एक है आपका कड़ प्रयाग, कड़ प्रयाग, और है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और एक आपका देव प्रयाग। ये आपके पंच प्रयाग में आते हैं। ठीक है, अगर पूछे विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, यहाँ पर होती है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाते हैं। और नंद प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर होता है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी मिलकर नंद प्रयाग बनाते हैं। अगर कड़ प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर है अलकनंदा प्लस अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा, पिंडार गंगा, अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा मिलके कड़ प्रयाग बनाती हैं। और रुद्र प्रयाग की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी, और देव प्रयाग यह है अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी। देव प्रयाग कौन कौन सा है आपका, है अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, तो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। आपका देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कड़ प्रयाग और सोन प्रयाग कौन सा नहीं है, तो ये सोन प्रयाग आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, निम्न में से कौन सी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए दिया राजघाट, ऑप्शन बी दिया है चैत्यभूमि, ऑप्शन सी दिया है शांतिवन, ऑप्शन डी दिया है विजय घाट। तो अगर हम राजघाट की बात करें तो ये किसकी समाधि स्थल है, ये आपके महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कौन सा है, तो ये आपका राजघाट। ठीक है, और उनके अगर से मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। अगर चैत्यभूमि की बात करें, चैत्यभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो ये आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल कौन सी है आपकी, चैत्यभूमि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम शांतिवन की बात करें तो शांतिवन किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कौन सी है, शांतिवन है। और विजय घाट की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कौन सी है आपकी, विजय घाट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था, स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1 मई 2015, ऑप्शन बी दिया है 25 जून 2015, ऑप्शन सी दिया है 20 नवंबर 2016, ऑप्शन डी दिया 22 जनवरी 2015। तो स्मार्ट सिटी योजना की बात करते कब शुरू हुई थी, ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अगर पूछे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, अच्छा पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, ठीक है, पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पहला स्मार्ट सिटी है। और पूछे 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है, 100वां स्मार्ट सिटी तो आपका शिलांग, कौन सा है, शिलांग 100वां स्मार्ट सिटी है। पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, 100वां स्मार्ट सिटी शिलांग है। ठीक है, अगर हम पूछे 22 जनवरी 2015 कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, कब हुई थी आपकी 22 जनवरी 2015 को, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना। अगर पूछे 20 नवंबर 2016 को कौन सा योजना लॉन्च हुई थी, आपकी हुई थी पीएम
यानी प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? ग्रामीण। पीएम आवास योजना, आवास योजना, आवास योजना ग्रामीण कब हुआ था? ये 20 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो पूछा था स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 25 जून 2015 को। और पूछे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो यह था आपका भुवनेश्वर, और 7वां स्मार्ट सिटी शिलांग था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया रमाबाई, ऑप्शन सी दिया ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दिया सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन डी दिया सावित्रीबाई फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? ऑप्शन ए दिया आपका थालघाट दर्रा, ऑप्शन बी दिया भोरघाट दर्रा, ऑप्शन सी दिया पालघाट दर्रा, ऑप्शन डी दिया सेनकोट्टा घाट दर्रा। तो कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो आपका थालघाट दर्रा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर से हम भोरघाट दर्रा की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। ये किसको जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से थालघाट दर्रा जोड़ता है और मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगर संपाल घाट दर्रा की बात करते हैं किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है? तो ये पालघाट दर्रा जोड़ता है। अब सेनकोट्टा घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो आपका जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से। तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी। कहाँ पर? ये मदुरई तमिलनाडु में, शिवकाशी। सेनकोट्टा घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से, और थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए दिया लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी दिया कांगो नदी, ऑप्शन सी दिया माही नदी, ऑप्शन डी दिया है नील नदी। ऑप्शन डी दिया है नील नदी। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, ये जैसे हमारे पृथ्वी हो गई, तो बीचों बीच से एक जीरो लाइन रखा जाती है, इसी को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। और ऊपर से जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और एक दक्षिण में जाती है आपकी 23.5 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा, मकर रेखा। तो पूछा है कि भूमध्य रेखा को, यानी जीरो लाइन रेखा को, भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा है भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। कहाँ पर है ये कांगो नदी? कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगर से पूछ ले कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसे माही नदी, जो कि भारत में है। इसे माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी। अब पूछे मकर रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और नील नदी की बात करें, नील नदी, अगर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कितनी लंबी है? तो 6650 किमी लंबाई है। इसकी लंबाई 6650 किमी है। अब पूछे नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि अफ्रीका में स्थित जीरो लाइन पर ये स्थित है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। और नील नदी 2 धाराओं में निकलती है। नील नदी, नील नदी
2 धाराओं में निकलती है। कौन कौन से हैं? तो यह आपका एक है श्वेत नील के रूप में, श्वेत नील, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है। एक है आपका ब्लू नील, ये कहाँ से निकलती है? आपका ताना झील से निकलती है, ताना झील से निकलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी? कांगो नदी 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।